लुसेंट साइंस का जो बुक है उसमें हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। बताइएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? नहीं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी वान लेवोजियर को कहा जाता है। हाँ, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी वान लेवोजियर को। ठीक है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं 5 हैं। हाँ, पांचवा जो है सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। हाँ, तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 है और आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी वान लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को? हाँ, लवाइसियर कहिए चाहे लेवोजियर कहिए, वही ना बोल। हाँ, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? कोलाइड जो है शामिल नहीं होती है। तो क्या क्या शामिल होती है? गैस, द्रव्य, ठोस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। 5 गो हो गया। अच्छा, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने के प्राप्त होती है। फिर से सुनिए, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? तो वह है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं कौन कौन हो गया? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। विज्ञान के संदर्भ में मिश्रण के कुछ गुण बताइए कि मिश्रण के कौन कौन गुण हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के द्वारा मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के द्वारा मिश्रण बनता है और इन्हें भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है और किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। जैसे नमक और चीनी का अगर घोल कीजिएगा तो चीनी का उसमें अंश रहेगा। और यौगिक में क्या होता है कि जैसे नमक, कोई 2 चीजों को जब मिलाइएगा तो उससे तीसरा चीज पैदा होगा, तो उसे क्या पाएंगे हम लोग? कंपाउंड। यौगिक में क्या हो जाएगा कि 2 चीजों को मिलाने से तीसरा पैदा हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा पैदा होगा उसका गुणधर्म जो है इन दोनों के समान नहीं रहेगा, तो वो क्या है? यौगिक है। लेकिन मिश्रण का क्या है कि अपने जो 2 को मिलाइएगा तीसरा जो बनेगा तो उसमें इन दोनों का गुण रहेगा। तो मिश्रण की क्या परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के द्वारा बनता है और इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है और किसी मिश्रण के घटक जो हैं अपना गुणधर्म बनाए रखते हैं। क्या? नहीं छोड़ते हैं। देखिए, मिश्रण क्या है कि वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ हो, तत्वों या यौगिकों या दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलाने से बनता है और जिसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे वायु अनेक गैसों एवं धूलकणों का मिश्रण है और वायु के गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प प्रमुख है। समुद्री जल भी कई लवणों के जल का मिश्रण है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख है और पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। लेकिन अगर यही यौगिक कह देगा तो यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि जल के प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है और भार के अनुसार 1:8 होता है, ये बार बार पूछा जाता है। अब इसका देखिए, अब इसका कैसे है कि जल जो है किससे किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन क्या करता है, माने बहुत ही ज्वलनशील है और ऑक्सीजन प्राणवायु है और दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? जल। तो दोनों के गुणधर्म से अलग हो गया। अब आइए, पानी किसका यौगिक है? जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। और भार के अनुसार क्या अनुपात है इसमें? 1:8। हवा क्या है? हवा जो है
दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? कार्बन के साथ। किसी तत्व का अगर परमाणु भार ज्ञात करना हो तो कार्बन के साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद नामक ऋषि ने कहा था, और जो भारत के ही महानतम ऋषियों में से एक थे कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, कणाद ने कहा था। अच्छा, ग्रेफाइट क्या है? मिश्रण है कि यौगिक है? ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ठीक है। और कांच, पीतल और इस्पात ये क्या है? मिश्रण है। पीतल भी तांबा और जस्ता का मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, लोहा, क्रोमियम, निकेल वगैरह मिलाइएगा तो। और कांच भी क्या है? ये भी सोडियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जैसे बालू वगैरह मिलाकर कांच बनाया जाता है। अच्छा, ग्रेफाइट क्या है? ये तो आपको कार्बन का अपरूप है। कौन सा पदार्थ, कुछ और मिश्रण के नाम बताइए। जैसे मिट्टी भी मिश्रण है, वायु भी विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, और समुद्री जल भी मिश्रण है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत दिया था। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया गया था, और पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। एक परमाणु में के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक के न्यूक्लियर के। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर यही परमाणु संख्या पूछे तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से डिनोट करना हो, और एटॉमिक नंबर को ए से। अच्छा, कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन का मतलब हो गया कि जो नाभिक में उपस्थित नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज। और ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो नकारात्मक दर्शाता है, माइनस में होता है इसमें। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एंटी कण, एंटी पार्टिकल। जैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन है, जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। पाई मेसॉन की खोज युकावा ने की थी। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अच्छा, बोसान नामक कण की खोज किसने की है? हिग्स बोसान कहिए चाहे एसएन बोस कहिए। बोसान जो कण है सत्येंद्रनाथ बोस ने खोज की थी, और इन्हीं के चेला थे कौन? हिग्स। तो अपने नाम के साथ उन्होंने क्या हिग्स बोसान लगा लिया, कहा कि यही गॉड पार्टिकल है, भगवान का यही रूप है, और इसी से मिलकर पूरा पृथ्वी का सृजन हुआ है। एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश कि ऋण आवेश? धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल रहता है, कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है, ठीक है। अच्छा, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है। बिल्कुल सही है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं यानी कि मास नंबर समान हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ऐसा भी सही है। और किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भी समान हो सकती है।
ठीक है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, ये सही नहीं है। अर्थात किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है, द्रव्यमान संख्याएं भी समान हो सकती है या द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भी हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या में से किसकी पता चलता है? प्रोटॉन का। एटॉमिक नंबर से किसका पता चलेगा कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? और एटॉमिक मास से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा धर्म है? परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में न जोड़ा जाता है, P + N। किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होगी? तो क्लोरीन की जो देखिए एसएससी में पूछा है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है, बहुत ही उठाता है एनसीईआरटी से, एकदम छोटा सा वर्ड उठाएगा, उसी से प्रश्न को सेट कर देगा कि किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन के। किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीशियम का। यानी कि पीरियोडिक टेबल को याद रखना होगा, तब न जाके परमाणु संख्या ज्ञात कीजिएगा। किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो कोबाल्ट। देखिए लगातार पूछा है 2016 में, सब 16 ही का है। किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? पोटेशियम। इसको उसके क्लियर करना पड़ेगा। परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है तो एल्युमिनियम का। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण आ गया, स्वर्ण परत और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए किया जाता है? परमाणु के नाभिक का। और इसने ही कहा कि परमाणु का नाभिक जो है वह धनावेशित है, अर्थात परमाणु के धनावेशित कण की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। इसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है। क्या है? एटॉमिक मास, यानी कि जेड 23 हो गया। और एटॉमिक मास को कहा जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणुविक संख्या 11 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 है। तो उसमें क्या होगा? तो सीधे जो P + N अर्थात द्रव्यमान संख्या का मान है 23, और इसमें से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो घटाइए कितना बचा? 12 बचा। तो 12 क्या है? 12 गो हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 12 गो होगा प्रोटॉन, और 11 को क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। तो 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने 23 हो गया P + N, और यहाँ कह रहा है एटॉमिक नंबर 11 है, अर्थात प्रोटॉन 11 है, तो घटाइए इतना ही, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन जो घटेगा वो रहेगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होंगे? 10 से होगा, इसलिए क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और वहीं परमाणु का एटॉमिक नंबर है। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 12 में से 6 घटा देंगे, 6 होगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितना है? 23, और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 11 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है किसमें? इलेक्ट्रॉन में। एसएससी जो है ना, वो अपने से प्रश्नों को पैदा करता है, वो कहीं से चोरी करके प्रश्न बहुत ही कम लाता है। 25 को अगर प्रश्न पूछ रहा है एमटीएस में, चाहे कहीं भी एसएससी सीजीएल में, तो 25 गो उसमें से 5-7 गो ऐसा प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं से उठाकर मिल जाएगा डायरेक्ट रूप में, जैसे इतिहास वगैरह का। लेकिन साइंस में जो प्रश्न एसएससी पूछता है वो अपने से उसको पैदा करता है। जैसे देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, कणीय तरंग की द्रव प्रकृति पाई जाती है किसमें? तो इलेक्ट्रॉन में। इस प्रश्न को एनसीईआरटी से पैदा किया गया है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की, द्विसंगी, चक्रण, ऐसे वैसे। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं? तो 2। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो,
परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। कहने का मतलब है जी सीखिए, प्रोटॉनों की संख्या समान का मतलब क्या है? परमाणु संख्या समान है। तो जिसमें परमाणु संख्या समान रहेगा उसको आइसोटोप्स कहेंगे समस्थानिक, और जिसमें द्रव्यमान संख्या समान रहेगा उसे समभारिक यानी कि आइसोबार्स कहेंगे। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। और ये सभी तत्वों के गुण हैं। किसके गुण हैं? एलिमेंट के। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों का अलग अलग संख्या, तब है ना एटॉमिक मास में अंतर हो जाएगा। समान तत्वों के सभी समस्थानिकों में क्या होता है? एक ऐसा परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक संहति का मतलब होता है द्रव्यमान यानी कि मास, यानी कि परमाणु क्रमांक समान है तब है ना आइसोटोप्स कहलाएगा। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं, यानी कि समस्थानिक। यानी कि क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है परमाणु संख्या बराबर है तो ये हो जाएगा आइसोटोप्स, और जिसमें द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा उसको आइसोबार्स। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले किसके समस्थानिक है? सब हाइड्रोजन के है, 1H1, 1H2, 1H3। और इसमें ये जो है ना रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, कौन? ट्राइटियम। समभारकों में समान भार संख्याएं होती है यानी कि आइसोबार्स है, और परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक। दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 Ca20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? तो मान लीजिए परमाणु क्रमांक कितना है? 20 और द्रव्यमान संख्या 40 है, ठीक है। तो ऐसे अच्छा कहने का देखिए, कहने का मतलब है कि दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? कैल्शियम 20 आर्गन 18, तो दोनों का परमाणु जो संख्या है एटॉमिक नंबर वो क्या है? भिन्न है। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोबार्स हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या इसकी समान है। तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है? वो आप उसको उसी दिन बताए थे कि नीचे बराबर तो परमाणु संख्या बराबर होगा और उसको कहा जाएगा आइसोटोप्स, और ऊपर बराबर को समभारिक यानी कि आइसोबार्स। तो देखिए आर्गन 18-40 और कैल्शियम 20-40 ऊपर बराबर है 40-40, तो क्या हो गया? ये समभारिक हो गया। है क्या हो गया? 1H1 1H2, ये हो गया समस्थानिक, ये हो गया समस्थानिक आइसोटोप्स, ये हो गया समस्थानिक। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्वों की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो देखिए ये तो यहाँ दिया है कि देखिए रेडियो सक्रियता की घटना की खोज जो है हेनरी बेकुरेल ने की थी, उसके अलावा पी क्यूरी और मैडम क्यूरी तीनों लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन है तो सबसे उपयुक्त हेनरी बेकुरेल मारिएगा। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है गाइगर मूलर काउंटर से, जीएमसी से। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? तो शीशा के। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा का, और अल्फा बीटा के उत्सर्जन हो जाने के बाद ही गामा का उत्सर्जन होता है, और अंततः क्या बन जाते हैं? शीशा। ऐसे शीशा के पात्र में रखा जाला कि शीशा बनिए जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं बीटा किरणों में, और क्या होगा? बीटा किरणों के एक बीटा किरणों के निकलने से कितना का वृद्धि होगा? कहले ना हम लोग पढ़े, 2 कहाँ से बढ़ जाएगा? ये वो बढ़ता है, ये वो बढ़ेगा वहां पे कुछ चीज। हाँ याद तो है। देखिए कहने का मतलब है कि एक बीटा किरणें निकलने से परमाणु संख्या में एटॉमिक नंबर में एक इकाई की वृद्धि होगी और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इन्हीं बीटा किरणें को
माइनस का सिंबल रहता है, अर्थात इसे आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अल्फा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई एवं द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाएगी। क्लियर है? और आयनन क्षमता अल्फा की होगी और वेधन क्षमता गामा की होगी। तो बीटा किरणें निकलने से क्या होगा? एक इकाई परमाणु संख्या बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बीटा किरणें ऋणात्मक हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सदृश हैं। तो किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरणों से। ठीक है, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होंगे, यानी कि आइसोबार्स, तो बीटा किरणों के। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो गामा किरणों का, ये न्यूट्रल रहता है। अब कैसे पूछिए, अल्फा निकलेगा तो 2 इकाई परमाणु संख्या, 4 इकाई द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, बीटा निकलेगा तो 1 इकाई परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, और गामा किरणों का कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन है। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे ज्यादा वेधन शक्ति किसकी होगी? गामा का, उसके बाद बीटा का, तब अल्फा का। आयनन क्षमता अल्फा का ज्यादा होगा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य अल्फा किरण है। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण 2He++ होला, 2He यानी कि हीलियम 2++ हुई तो 2 गो प्रोटॉन एवं 2 गो न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल हीलियम केंद्रक के जैसा, ना बोलनी है 2He++, 2He++, तो ये हीलियम के सदृश हैं। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा? हीलियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के जैसा। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, कल हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सिर्फ पराध्वनिक या पराश्रव्य ध्वनि हो जाएगा ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। किसके नाभिक में के गामा से क्षय होता है? न तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु, गामा से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन रहता है। बीटा निकलेगा तो क्या होगा? परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, और वो माइनस है। और बीटा किरणें, अच्छा अल्फा किरण निकलेगा तो क्या होगा? 2 गो परमाणु संख्या, 4 गो द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगा। अच्छा, हीलियम के समान कौन है? अल्फा है, 2He++। रेडियो सक्रिय तत्व का एक नाम बताइए। प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब क्या है? थोरियम, सब रेडियो सक्रिय तत्व है। और सबसे ज्यादा परमाणु किसका होता है? अरे प्लूटोनियम के ना सबसे ज्यादा होते हैं। अरे सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व प्लूटोनियम है, 27 गो। अब आइए, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? कार्बन डेटिंग जो है वह आपको जीवाश्मों की यानी कि फोसिल्स की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोसिल्स की आयु निर्धारण हेतु। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फोसिल्स, रुक जाइए निकाल दें, एक अलग अलग क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बार बार फंसता रहेगा। और है यूरेनियम डेटिंग, कौन कौन डेटिंग है ना। देखिए कार्बन डेटिंग के द्वारा फोसिल्स यानी कि जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किया जाता है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न में अगर पूछेगा कि पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग, जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों के लिए कार्बन डेटिंग, और अधिक पुरानी चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक पुरानी चट्टानें होगा, अति प्राचीन चट्टान होगा तो
पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इस तरफ पृथ्वी और पुरानी चट्टान यूरेनियम। मृत पेड़ पौधे और फोसिल्स के कार्बन डेटिंग। अब यहाँ कह रहा है कि मृत पेड़ पौधे और जानवरों का आयु निर्धारण में किसका अनुपात क्या था है? C6 12 और C6 14 का। ठीक है, तो यहां से हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बन डेटिंग जो है फोसिल्स या मृत पेड़ पौधे और पुरानी चट्टान और पृथ्वी की आयु का गणना करना हो तो यूरेनियम, और अति प्राचीन चट्टान का हो तो पोटेशियम आर्गन। कार्बन निर्धारण तिथि में कार्बन के कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो केवल C6 14, गलती बा, C6 12 और C6 14 के अनुपात में निर्धारण होला। काहे गलती चेक करा रहा है जी, अभी ना पढ़े हैं लोग। 72 का गलती चेक करा रहा है। सीडीएस का प्रश्न है और प्लस BSSC 2016 में भी पूछा है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि मृत पेड़ पौधे और जानवरों की आयु का निर्धारण C6 14 और C6 12 का अनुपात ज्ञात करके किया जाता है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो केवल C6 14। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन के कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? ना ठीक है, चलिए C6 14 ही का। अगर मृत पेड़ पौधे ये सब कहेगा तब जाके C6 12 और C6 14 होगा। यहाँ कार्बन तिथि निर्धारण का मतलब हो गया यूरेनियम और अति प्राचीन चट्टान वाला। लेकिन इसको घेर दिया जाए। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि इस पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिनों में विघटित हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है और उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? 3200। रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? तो फास्फोरस 32 है। ठीक है, फास्फोरस 32 है। उसके अलावा एक और चीज प्रयोग किया जाता है। जब ल्यूकेमिया कहेगा तो ये भी रक्त कैंसर है तो P32 हो गया। लेकिन एगो कहेगा और रक्त कैंसर तो उसमें हो जाएगा कोबाल्ट 60। ठीक है, रक्त का थक्का, ठीक है, उसमें हो जाएगा सोडियम 24। चट्टान की आयु यूरेनियम 235। ट्यूमर का पता लगाना आर्सेनिक 74। और थायराइड ग्रंथि के सक्रियता में गड़बड़ी हो तो आयोडीन 131। और एनीमिया रोग हो तो लोहा Fe 59। तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में फास्फोरस 32। देखिए ल्यूकेमिया अगर यहाँ नहीं लिखा रहता ना तो ये दोनों आंसर इसका सही होता। कोबाल्ट 60 भी होता और फास्फोरस 32 भी हो जाता। लेकिन ल्यूकेमिया जोड़ दिया है तो क्या होगा? फास्फोरस 32 होगा। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद यानी कि कैंसर का उपचार। ठीक है, थायराइड में गड़बड़ी हो तो आयोडीन 131। और ल्यूकेमिया को ही क्या कहा जाता है? श्वेत रक्तता WBC की क्या गड़बड़ी हो जाती है। और ये सब महिलाओं की बीमारियां हैं, श्वेत रक्तता का उपचार। ठीक है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, रेडिएशन में। और ये क्या गामा किरणें निकालता है। अब आइए देखिए यूरेनियम के समस्थानिक तो क्या होगा? नाभिकीय ईंधन में प्रयोग होगा। ठीक है, कोबाल्ट के समस्थानिक किसके में प्रयोग होगा? कैंसर के उपचार में, रक्त कैंसर। आयोडीन गलगंड यानी कि थायराइड ग्रंथि का उपचार। और रेडियम के समस्थानिक द्वितीयक कैंसर उपचार में होगा। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से। और इसका प्रमाण क्या है? हिरोशिमा एवं नागासाकी, लिटिल मैन एवं फैट मैन, दोनों गिराया था कौन? 45 में अमेरिका गिराया था। और आज भी इसके भयानक परिणाम देखने को आते हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छा भी है, मान लीजिए कि नए नए समस्थानिक का खोज कर रहे हैं ताकि इलाज होगा।
इन समस्थानिकों के खोज से कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। नई नई आप बीटी यानी कि बायोथोरिजियंसेस आप बना रहे हैं पौधा प्लांट, उसके अलावा बिजली भी पैदा कर रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन इसके क्या है बहुत बड़े दुष्परिणाम भी है। तो सबसे अधिक हानिकारक कौन है? विखंडन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये सब नहीं है, इसलिए कि उसमें कोई भी अपशिष्ट नहीं निकलता है। परमाणु विखंडन की एक प्रक्रिया क्या है? एक भारी नाभिक का दो नाभिकों में टूट जाना। अच्छा, परमाणु विखंडन की घटना से क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होगी और इसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है, वही परमाणु विखंडन यानी कि फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन का मतलब संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूजन के, विखंडन के। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही अगर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हम लोग कहाँ कराएंगे? परमाणु रिएक्टर में, यानी कि एटॉमिक पाइल में, तब उससे बिजली पैदा करेंगे। और उसमें मॉडरेटर में कौन काम आता है? D2O एवं ग्रेफाइट। और न्यूट्रॉन के कोणों को अगर अवशोषित करना हो तो कैडमियम एवं बोरान के छड़ों का उपयोग होगा। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? लिटिल बॉय एवं फाइट मैन। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त था? तो प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम ऐसा है जिसके सबसे अधिक समस्थानिकों की संख्या है 27, यानी कि आइसोटोप्स की। न्यूक्लियर संलयन के दौरान क्या होता है? दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, संलयन है। और इसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं? एक हीलियम बनाते हैं और अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है। और सूर्य में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ये भी क्या हो जाएगा? फ्यूजन। हाँ, अनकंट्रोल्ड है ये भी। हाइड्रोजन बम का बम तो अनकंट्रोल्ड रहेगा। हाइड्रोजन बम किसने भी विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। और वहीं परमाणु बम जॉन रॉबर्ट ओपेनहीमर। टेलर कौन कथी बनाया? हाइड्रोजन बम। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम और ओपेनहीमर परमाणु बम। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया है? वहीं एनरिको फर्मी, जो शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले एटॉमिक पाइल का निर्माण किया गया। परमाणु भट्ठी। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कि कैडमियम रॉड क्या काम करती है? जो ये श्रृंखला अभिक्रिया चल रहा है तो उसमें 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे, तो 3 गो जाकर परमाणु को ठोकेंगे तो 2 गो को क्या करी? पकड़ के अपने लगे चक्का ली, एक ही गो रह दी। ऐसे क्या हुई? चेन जो रिएक्शन है वो कंट्रोल रहेगा। ना तो तीनों के तीन गो ही छोड़ तो फिर 9 गो भइल, आ 9 गो से फिर 27 गो, 27 से 81 गो, तो वो फाटी आ संगे संगे जिन रही हो जो किए हो जाइए। परमाणु रिएक्टर के विखंडन की प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है, माने खुद खत्म हुए बिना ही न्यूट्रॉन को खींच लेगा। कैडमियम एवं बोरान की जो छड़े हैं वो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। और मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? शीतलक के रूप में D2O भारी जल, D2O और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में, और शीतलक के रूप में D2O का प्रयोग भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? विखंडन। कलपक्कम तमिलनाडु में है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा एक शीतलक प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है द्रवित सोडियम। कलपक्कम कहाँ है? TL तमिलनाडु में। और इसमें शीतलक के रूप में जो होता है इसका प्रयोग करते हैं द्रवित सोडियम का, और कहीं कहीं D2O का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जब भी प्रश्न पूछेगा तो द्रवित सोडियम होगा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम एवं बोरान के छड़ों का। छड़वा हैंग रही और जैसे 3 गो निकली न, 2 जना के चबका ली, एक जना के रहे दी, ओकर का हुई? स्पीड कम हो गई, यानी कि चेन अभी एगो मारी तो फिर 3 गो पैदा हुई, और जैसे 3 गो पैदा हुई तो फिर 2 जना के खींच ली, कंट्रोल हो गई। आई अगर नार लगावल जाओ तो का हुई?
अपने भी जाएंगे और सबको ले जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर का कौन काम करता है? भारी जल एवं ग्रेफाइट। किसको मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट को भी। ठीक है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। न्यूट्रॉन की गति को क्या करेगा? कम करेगा। भारी जल का यही कार्य है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। हाँ, न्यूट्रॉन की गति देखिए, कहने का मतलब है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में यानी कि मॉडरेटर के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन का जो स्पीड है उसको कम करेगा। और जो कंट्रोलर रॉड के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम बोरान के छड़ों का, इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। समझ गए? तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना हो तो किसका उपयोग करेंगे? भारी जल या ग्रेफाइट का। और अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को जो अवशोषित कर लेना है 2 तो कैडमियम बोरान का। किसी परमाणु के रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है। क्या है? भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है। देखिए, देखिए, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं और भारी जल की खोज यूरे एवं बासबर ने की थी। ठीक है। और अमेरिकी वैज्ञानिक जो हेरोल्ड सी यूरे को भौतिक विधियों द्वारा 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने के लिए सन 1934 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में 1 भाग भारी जल होता है और भारी जल 3.8 डिग्री C पर जम जाएगा। भारी जल का उपयोग कहाँ है? तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, अर्थात न्यूट्रॉन को क्या करना है? उसके स्पीड को मंद कर देना है, कम कर देना है। ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक और अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में। और भारी जल D2O है। ठीक है। अच्छा, अब आइए लो। अच्छा, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का भी उपयोग विमंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह कौन प्रयुक्त होता है? यानी कि शीतलन का भी काम करना है, उसको ठंडा भी रखना है और न्यूट्रॉन के गति को धीमा भी करना है। भारी देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में कौन सही है? तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन आयनीय यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। तो ये प्रश्न है केमिकल बॉन्डिंग का। यहाँ ध्यान से आप देखिए, यहाँ लिख रहा है कि आयनिक प्रकृति वाले वैद्युत संयोजक जो यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय घोलकों जैसे जल, द्रव्य और अमोनिया में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक घोलकों जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अध्रुवीय होते हैं उसमें अघुलनशील। आ गया ईथर। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड आदि जल में घुलनशील होते हैं, परंतु ये बेंजीन, किरासन का तेल, पेट्रोल, अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। आ गया। अब कह रहा है कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होगा? सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होगा। 2 परमाणुओं के बीच बॉन्ड की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सहसंयोजक होता है। माने 2 परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक हो जाएगी।
यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का। अब इसी से मिलाइए कि MTS निकालना कितना हार्ड काम है, यानी कि केमिस्ट्री को भी काफी अंदर से ध्यान से पढ़ना होगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होगा। एक तत्व के अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो ये सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होगी। अच्छा, ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होगा, यानी कि सब जगह समान होगा। फ्लोरीन का OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, 1H1 1H2। ऑक्सीकरण एजेंट क्या कहलाता है? सबसे प्रबल ऑक्सीकरण क्या है? फ्लोरीन है, और इसके सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक बेस है, ये क्षारक अल्कली है। एसिटिक एसिड ये क्षीण अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। बुझाता है केमिस्ट बने पड़ी। एम्फोरेटिक अर्थात उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों में। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम हो तब इसे क्या माना जाएगा? अम्ल माना जाएगा, एसिड माना जाएगा, एसिड तेजाब। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 या इससे कम होता है। बहुआसुत जल के एक नमूने का pH मान क्या होगा? 0 के अति निकट, उदासीन मानिए। मानव रक्त का pH मान 7.4 और समुद्री जल का pH मान 8 से ज्यादा होगा, 8.4 होगा। देखिए मूत्र का कितना होगा? 6, ठीक है, मूत्र का 6 हो गया, दूध का 6.4 हो गया, और लार का 6.5 हो गया, और रक्त का 7.4 हो गया, और समुद्री जल का हो गया 8.4। देखिए निसिस मुदुलारस, निसिस का मतलब क्या है? 22 24 28, यानी कि नींबू का 2.2, सी का हो गया सिर का 2.4, और स से हो गया शराब 2.8। निसिस नींबू शराब, नींबू सिरका और शराब 22 24 28, यानी कि 2.2 2.4 2.8। और उसके बाद मारिए सीधे मुदुलारस। मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5, उसका रक्त का 7.4 और समुद्री जल का 8.4। मुदुलारस 6 64 65 74 84। अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्टिक एसिड। संतरा नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सेलिक एसिड, और उसके अलावा एक पेटवा में पथरिया जो पाया जाता है स्टोन, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दही जो खट्टा दूध का होगा, लैक्टिक एसिड, दही में खट्टापन नहीं रहता है, दूध में भी खट्टापन आएगा। हाँ, टमाटर के बीवा से बनेला ऑक्जेलिक एसिड। चींटी का डंक, बिच्छू का डंक और बिच्छू बूटी नेटोल, ये सभी मेथनोइक एसिड होंगे। और दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटराइक एसिड है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल का जलीय विलयन जो है क्या कर देगा? अनिल कर देगा। अनिल का मतलब क्या है? अम्ल नीला को लाल, छलनी कर देगा, तो मतलब क्षार जो है लाल को नीला करेगा। अच्छा, वर्षा जल का pH मान कितना होना चाहिए? 5.5 या उससे कम होना चाहिए। बहुआसुत जल का एक नमूने का pH मान 0 के अति निकट है। मानव रक्त का pH मान
समुद्री जल का 8.4, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5, मुदुलारस 6, 64, 65, 74, 84, मूत्र का 6, दूध का 4, लार का 6.5 और रक्त का 7.4, समुद्र का 8.4, निशीश नींबू के 2.2, सिरका के 2.4 और शराब के 8, 22, 24, 28। चलिए ठीक है। तो शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन कैसा होता है? अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है। किस अम्ल में क्षारकता 3 है? तो फास्फोरिक एसिड जो है इसमें क्षारकता 3 है, 12 SSC। लागत है एमटीएस में हालत खराब कर देगा ही ना। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे इतना हार्ड तो हमको लगता है आईएएस में भी नहीं पूछता है जी। एमटीएस कम मत पूछिए, एमटीएस के साथ हुई होगा, सीजीएल का भी होगा, सीजीएल का। माने को बात कर रहे हैं, छोड़िए ना सीजीएल का परीक्षा हम दिए हैं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम रहता है। ये साफ लग रहा है कि मतलब एनसीईआरटी का कमर तोड़ दिया है। इतना लड़का केमिस्ट्री में, माने 100 में कोई लड़का इतना बढ़िया से केमिस्ट्री जानता होगा है? प्रबल विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे रसायनों की रानी कहा जाता है। दूध क्या है? पायस का उदाहरण है, मिल्क। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इमिसिबल, अभिसरणीय कहा जाता है। रेलवे भी अब ऐसे ही डिजाइन बना बना के खूब एनसीईआरटी को घींच के पूछ रहा है। हम लोग एक काम किया जाएगा, इस साइंस को पढ़ने के बाद क्लास 6 से उठा के साइंस क्लास 10 तक पढ़ लेना एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं एग्जाम में। पहले इसका ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया जाए, उसके बाद पूरा इस लूसेंट साइंस का हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को भी पढ़ लिया जाएगा। अरे इसका ही विस्तार रूप है इसमें। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। स्मॉग किसका उदाहरण है? धुआं में कोहरा। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव्य में द्रव्य का। गैस से संबंधित नियम कौन है? बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, विसरण का नियम, ये सब गैस से है। जूल का नियम ऊर्जा से है। चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है कौन? V समानुपाती T। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है और इसे ही एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। बहुत बार ये पूछा जाता है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर सभी अणुओं की गति बंद हो जाती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहेंगे। और ऊष्माशोषी जो होती है वो अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग की विधि किसने तैयार की? तो बर्जीलियस ने। ठीक है, और कैटालिस्ट के आविष्कारक बर्जीलियस से हैं, उत्प्रेरक के। रासायनिक प्रतीकों के बारे में कौन सच है? जैसे यह तत्वों के नामों के लिए आशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है। यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के होते हैं और क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है। अच्छा, किसका वैज्ञानिक नाम औरम है? सोना का। अर्जेंटाइट चांदी का। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, और प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है। फ्यूचर फ्यूल एक ईंधन का मान, और वैसा ईंधन जिसका सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हो तो हाइड्रोजन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण भी हाइड्रोजन से होगा। जल गैस का सूत्र बताइए। CO+H2। जल गैस का सूत्र CO+H2। बताइए CO क्या है और H2 क्या है? जल गैस का सूत्र CO+H2। CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हो गया जल। CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हो गया जल। देखिए
कहाँ गया ईंधन वाला, इधर देखिए, जल गैस जिसे वाटर गैस भी कहा जाता है और इसको भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है? जल गैस को अंग्रेजी में वाटर गैस या इसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। इसका मिश्रण किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का H2 का, CO प्लस H2। इसमें हाइड्रोजन जो होता है वह 49% होता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि जल गैस, वाटर गैस, भाप अंगार गैस तीनों एक ही हैं और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो हाइड्रोजन का 49%। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है 45% और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और तब CO2। हाइड्रोजन 49, कार्बन मोनोऑक्साइड 45 और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 4%, 4.5। देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है? रक्त तप्त कार्बन पर। किस पर? हाँ, यानी कि कार्बन जो है खूब जल रहा हो और लाल दिख रहा हो खून के जैसा, तो रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प जब डालिएगा ना तो आपको जल गैस प्राप्त होगा और इसे ही भाप अंगार गैस कहते हैं। और इसका ऊष्मीयमान 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी होता है और इसका उपयोग हाइड्रोजन और शराब बनाने में अब चाय के रूप में उपयोग होता है। ठीक है। एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है और ये भी लाल तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित किया जाता है और इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ही ईंधन का काम करता है और 70% इसमें नाइट्रोजन होता है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका ऊष्मीयमान 1100 से 1750 और कांच इस्पात उद्योग में। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का, और इसमें ईंधन का कौन काम करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह रक्त तप्त जो है कार्बन पर किसको? वायु को। जल गैस में कार्बन पर जल को, जलवाष्प को। कोल गैस आइए, यह कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है और यह कई गो का मिश्रण है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है और ईंधन का ऊष्मीयमान बहुत ज्यादा होता है। और अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। यही ना काम हो रहा है आजकल चीनी मिल वगैरह में 10% मिलाया जा रहा है E10। E10 का मतलब क्या हुआ? इथेनॉल, यानी कि पेट्रोल में 10% जो है E10 मिला दिया जा रहा है, उसी को नाम दिया गया E10, पावर अल्कोहल। द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट ईंधन में, जिसे नोदक कहा जाता है। और प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन हाइड्रोजन है। तो भाप अंगार गैस को ही हम लोग जल गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। CO प्लस H2 अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। और इसमें ज्यादा कौन होगा? हाइड्रोजन होगा 49, कार्बन मोनोऑक्साइड 45 और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5। और रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से। किसका प्रयोग नोदक और रॉकेटों में ईंधन के रूप में होता है? द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन, दोनों लिक्विड में रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड में रहेगा। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जो मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका उपयोग खाना पकाने के लिए क्या किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का, जो क्या है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाला रिसाव का पता किसके क्या डालकर लगाइएगा? म से मात, म से कथी, मैथिल उसको कहा जाता है, कथी तो कहा जाला है, मैथिल कहा जाता है उसको। एगो एथिल होता है ना, रुकिए ना बताते हैं। घरेलू, अरे बड़ा, सल्फर के यौगिक भी कहा जाता है उसको। बहुत दिन पढ़े पर यही न हो जाता है। ईंधन देखिए, प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम कुआं से निकलता है और इसमें 95% तक मिथाइल मर्कैप्टन। गैस वो महकता है, नहीं महकेगा तो विस्फोट करेगा तो पता चलेगा कि कहाँ फैला हुआ है। तो क्या मिलाया जाता है इसमें? मिथाइल मर्कैप्टन। घर में माँ खाना बनाती है तो मौ से माँ, तो मौ से
मिथाइल मरकैप्टन, कहीं कहीं ऑप्शन में इथाइल मरकैप्टन भी देता है तो गलती हो जाता है। तो कह रहा है कि यह पेट्रोलियम कुआं से निकलता है प्राकृतिक गैस और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है और जिसमें 80% मीथेन रहता है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन नहीं है तो क्या मारिएगा, मीथेन मारिए। और घरों में प्रयोग होने वाला द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं और यह प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण है जिसे उच्च दाब पर लिक्विड बनाकर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए उसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं, इसलिए इसके गंध की पहचान हो जाती है। और एलपीजी किसका मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अच्छा, खाना पकाने के लिए यही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो लगभग जिसका भाग जो है ये 95% हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें भी 80% मीथेन रहता है और इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि घरों में होने वाले रिसाव का पता चल सके, ब्लास्ट होने से बच सके। अच्छा, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे कि एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, सल्फर के यौगिक। अच्छा, सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी मीथेन है, मीथेन और इथेन का। सीएनजी किसका मिश्रण है, मीथेन इथेन। एलपीजी प्रोपेन ब्यूटेन। कोल गैस, कोल गैस पढ़े हैं ना हम लोग, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कोल गैस जो है यह हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 54%, मीथेन 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड 11%, हाइड्रोकार्बन 5% और कार्बन डाइऑक्साइड 3%। ठीक है, और इसका बहुत पावर होता है और ये कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है और रंगीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ही बनाती है। जल गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन 49 और कार्बन मोनोऑक्साइड 45% होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, इथेन प्रोपेन और मीथेन होगा। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस होती है, तो मीथेन। तो बायोगैस में मीथेन, गोबर गैस में मीथेन। गोबर गैस कौन बनाया था, सीबी देसाई ने, भाई इंडिया के हैं। और आपको धान का जो खेत होता है उसमें भी मीथेन, और पानी जमा है इसमें जो बुलबुला फेंक रहा है वो क्या है, मीथेने है। बायोगैस को अन्य नाम से गोबर गैस जानते हैं और गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक नियम सारे गामा पर बैठाए थे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने। ठीक है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, मेंडलीफ थे। ठीक है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त हैं। अष्टक यानी कि ऑक्टेव्स, देखिए यही ने कहा जाता है कि साइंस पढ़िए तो अंग्रेजी मिलाकर, यहाँ लिख दिया है लॉ ऑफ ऑक्टेव, हम लोग अष्टक 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 जपते रहते हैं। तो लॉ ऑफ अष्टक यानी कि ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, एटॉमिक मास के अनुसार। और एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं, यानी कि 8वां तत्व हो जाता है। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो क्लोरीन की। क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या है, ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ज्यादा है। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन की है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का ज्यादा है। आवर्त सारणी में ऐसे तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है, 14। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए थे। कौन तत्व एक उपधातु है, तो सिलिकॉन है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, बाएं से दाएं तो बढ़ जाएगी। कौन सा तत्व थैलेनॉइड है, तो सीरियम। एक्टोनॉइड है तो क्यूरियम। उपधातु है तो जर्मेनियम और सिलिकॉन।
सोडियम धातु का संग्रह मिट्टी के तेल में ही किया जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में सोडियम गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O है। ठीक है, और इसे ही धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा के नाम से जानते हैं, और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को ही बाई तबे नु खाई तबे खाने वाला सोडा कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि वह CO2 उत्पन्न करे, ताकि फूले। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट वह बन जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में हाइपो का प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, और फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr को विलय करके सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, फोटोग्राफी में, तथा एक एंटीक्लोर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। इसका सूत्र क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3। फोटोग्राफी में फिक्सर अर्थात अस्थायीकर या विकासक डेवलपर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का। कार चालक की सुरक्षा के लिए जो एयर बैग होता है वो सोडियम एंजाइड प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक जो है वह हैलाइट है, और इसका सूत्र है NaCl। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। चिली सीरा यानी कि चिली साल्ट पीटर किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहा जाता है KOH। कास्टिक सोडा का क्या नाम है? कास्टिक सोडा का कास्टिक सोडा अम्ल बेस क्षार। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका उपयोग अपमार्जक के चूर्ण में बनाने में आता है। बार बार पूछता है और इतना VVI प्रश्न है कि फंस जाता है। कास्टिक सोडा का क्या सूत्र है? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है, और यही कहाँ मिलता था? बिहार में, और लड़ाई इसी के लिए हुआ। डच इसी पर एक अधिकार था डचों का। किस पर? नोनिया विद्रोह, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और इसी को। ठीक है, तो कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेटेड नहीं बनाता है? ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेटेड नहीं बनाता है तो पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक बनाने में, और बारूद बनाने में भी पोटेशियम नाइट्रेट का, और इसका सूत्र क्या है? KNO3, और बिहार का नोनिया विद्रोह यही है। गन पाउडर चालकोर सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट है। और समुद्र के पानी में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम।